हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक। प्रियंका दिस साइड। लेटेस्ट वीडियो हम आपके लेकर आए हैं जिसमें हम अब बात करेंगे कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस में जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उनकी। आपको मैं याद दिला दूं, लास्ट वीडियो में हमने अभी तक ये सीखा था कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस को शुरू करते हुए कुछ बेसिक स्टेप्स लेते हैं। और वो बेसिक स्टेप ये होता है कि आपको पहले कन्वर्जन सीखना बहुत जरूरी होता है। और वो कन्वर्जन 3 चीजों के बेस पे होता है इनकम का। डेप्रिसिएशन हो गया, एनआईटी हो गया और आपका एनएफआई हो गया। खैर वो बात आप लास्ट वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम आगे स्टेप सेकेंड पर जा रहे हैं जिसमें अब हम अपने मेथड्स के साथ शुरुआत करेंगे। आपको मैं बता दूं कि हमारे सीबीएसई सिलेबस में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड्स दिए गए हैं वो आपके 3 मेथड्स हैं, जिसमें आपका पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड है, सेकंड मेथड आपका इनकम मेथड है और थर्ड मेथड आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। हम पहले इनकम मेथड से शुरुआत करें। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो इनकम मेथड के ऊपर रहेगी। आज की वीडियो में हम इनकम मेथड क्या होता है, उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं और उसके ऊपर बेस हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हम आज पूरा इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से। देखिए, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो हम फॉर्मूला लेने जा रहे हैं, जो मेथड लेने जा रहे हैं, वो इनकम मेथड लेने जा रहे हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इनकम मेथड को क्यों चूज किया गया नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। मतलब क्यों इनकम मेथड हम ले रहे हैं। एक्चुअली इनकम मेथड में आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स इसमें होते हैं वो सारे एलिमेंट्स एक चीज को शो कर रहे हैं, वो है इनकम। चाहे ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो, चाहे रेंट रॉयल्टी की बात हो रही हो, चाहे इंटरेस्ट की बात हो रही हो, चाहे प्रॉफिट की बात हो रही हो, चाहे मिक्स इनकम की बात हो रही हो, ये सारे एलिमेंट्स किसी एक चीज के ऊपर इशारा करते हैं और वो है इनकम। और आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इकोनॉमी में हर पर्सन काम करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो किस लिए करता है? इनकम कमाने के लिए, ठीक है। और लोगों की इनकम के जरिए ही हम पता लगा सकते हैं इस इनकम मेथड के थ्रू, यानी कि लोगों को जो इनकम मिल रही है वो अलग अलग कैटेगरीज में मिलती है। किसी को डिविडेंड मिल रहा है तो किसी को आपको इनकम प्रॉफिट में मिल रही है, तो किसी को गेन हो रहा है, तो किसी को सरप्लस हो रहा है, तो किसी को वेजेस मिल रही है, तो किसी को सैलरीज मिल रही है। मेरे सबको क्या रही है? इनकम ही रही है बस, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज में मिल रही है, अलग अलग फॉर्म्स में मिल रही है। और इन्हीं अलग अलग फॉर्म्स की इनकम को जब हम सम अप कर देते हैं, उसका एग्रीगेट कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी डोमेस्टिक इनकम इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या है। और उस डोमेस्टिक इनकम में जब हम बाहर से जो हमने इनकम कमाई है उसको भी इंक्लूड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इनकम मेथड के थ्रू हमारी नेशनल इनकम कैसे आई। फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखिए, इनकम मेथड में आपका सबसे पहला एलिमेंट क्या है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, आपके मोस्ट ऑफ द आप लोगों के पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स, बहुत सारे लोगों के जो जॉब करते होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, और एम्प्लॉइज को क्या मिलता है? कंपनसेशन मिलता है। ये कंपनसेशन जो है काइंड में भी मिल सकता है, ये कंपनसेशन आपको कैश में भी मिल सकता है, दोनों तरीके से मिलता है, ठीक है। और इस कंपनसेशन के अंदर आपका एक पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। यानी कि सीओई के अंदर 3 चीजें आती हैं। एक चीज आती है जो वेजेस एंड सैलरीज मिलती है, किसमें? काइंड में। दूसरी वेजेस एंड सैलरीज जो मिलती है कैश में। और तीसरी इसमें आती है एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एसएसएस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। वेजेस सैलरीज काइंड में मिलती है। काइंड में मतलब जैसे कि बोनस मिल गया, या आपको कोई चीज दे दी गई, लैपटॉप दे दिया गया, फोन दे दिया गया, या फिर आपको कैश, तो आपको पता ही है वेजेस एंड सैलरीज आपको कैश में भी मिलती हैं। और एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इसे बोलते हैं एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। गाइस, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ये एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है, ये स्कीम्स होती क्या है? एक्चुअली इस स्कीम्स के अंदर ना आपकी पेंशन स्कीम आती है, इस स्कीम के अंदर आपकी ग्रेच्युटी स्कीम आती है, इस स्कीम के अंदर आपकी प्रोविडेंट फंड स्कीम आती है। यानी ये सारा आपने नाम सुने होंगे इन चीजों के, कि हम कहते हैं कि भाई पेंशन का पैसा आने वाला है, ग्रेच्युटी का पैसा आने वाला है, प्रोविडेंट फंड का पैसा आने वाला है। तो ये सारी स्कीम्स जो आती हैं आपकी किसके अंदर आती है? एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर आती हैं। ये गवर्नमेंट ने इसलिए बनाई है ताकि हम एम्प्लॉयज को थोड़ा बेनिफिट दे सके,
ठीक है। अब ये डिटेल में क्या होता है, इसके लिए मैं आपको, अगर आपको जरूरत है मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको मैं डिटेल्स में बता दूंगी कि ये स्कीम्स एग्जैक्टली कैसे काम करती हैं और इसमें एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का और गवर्नमेंट का क्या रोल है। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने क्या बात करी थी कि इनकम मेथड में एक आपका एलिमेंट होता है जिसे बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और इसके अंदर ये 3 एलिमेंट आते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन कैश और एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। दूसरा जो एलिमेंट है वो है रेंट और रॉयल्टी का। रेंट एक तरीके की इनकम होती है, रेंट इनकम आपको पता है, रेंट आता है घर से, ठीक है। दूसरी क्या है, रॉयल्टी। आई थिंक आप लोगों को नहीं पता होगा रॉयल्टी क्या होता है, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि किसी को उसके फेमस होने का या उसके रॉयल होने का, उसके नाम का पैसा मिलना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई पिज्जा की शॉप खोली, राइट। अब कई बच्चों का माइंड में अगर हम घूम फिर के आप खाने की चीजों पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, वो हमारा फेमस टॉपिक है। ओके, मान लीजिए आपने क्या खोली, पिज्जा की शॉप खोली, और पिज्जा की शॉप खोलने आपने देखा, आपने एक दिन मक्खी मारी, आपने दूसरे दिन मक्खी मारी, तीसरे दिन मारी, कोई नहीं आया। फिर आपके दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना मैं डोमिनोज का जो ब्रांड नेम है वो यूज करूं। तो आपने डोमिनोज का ब्रांड नेम यूज करा और अगले दिन मक्खियां नहीं, लोग आए, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छा माल बिका, मतलब बहुत मजा आ गया, आपको बिजनेस करने में बहुत मजा आया। तो आपने क्या करा, आपने डोमिनोज का नाम यूज करा। अब इससे क्या होगा, आप डोमिनोज को उसके बदले में इनकम दोगे, तो डोमिनोज को जो इनकम मिली वो उसके लिए क्या हो गई, रॉयल्टी हो गई। क्यों, क्योंकि आपने उसका नाम यूज करा। तो उसका नाम अगर कोई यूज करेगा तो उसको बदले में क्या मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी। तो ये भी काइंड ऑफ इनकम होती है जो हमारी सेकेंड एलिमेंट में आती है। तीसरी चीज क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप सब पता होगा, जो बैंक पे आप लोग सेविंग पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट आपको देना भी पड़ता है, मिलता भी है आपको। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपका प्रॉफिट, वो आपको पता ही है। एक नेक्स्ट आ रहा है आपका मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब ये है कि वो हर वो इनकम जो ये इनकम में नहीं आती, वो इनकम जो रजिस्टर्ड लोगों से नहीं आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी गली के बाहर वो जो मोमोज वाले खड़े हो जाते हैं, आपके गली के बाहर आपको रिटेलर शॉप्स नजर आती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी नाई की शॉप हो गई, बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती है जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी इनकम होती है जिसे आप कहीं शामिल नहीं कर सकते, तो वो हमने कहाँ डाल दी, मिक्स इनकम में डाल दी, ठीक है ना। बहुत सारी इनकम होती है। और उसके बाद जब देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें बहुत इजी इनकम मेथड, बेस्ट इनकम मेथड है। क्यों, सबसे इजी है, सिंपल है। इसमें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को क्या करते जाओ, प्लस करते जाओ। जैसे ही आप सारे एलिमेंट्स को प्लस करोगे आपको इनकम मिलेगी, लेकिन वो इनकम कौन सी होगी, डोमेस्टिक इनकम, यानी कि वो हमारी NDPAT-FC निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी, NDPAT-FC। डोमेस्टिक इनकम को NDPAT-FC बोलते हैं, लेकिन हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है नेशनल इनकम, यानी हमें निकालना है NNPAT-FC। और NNPAT-FC यानी कि आपको मैंने कन्वर्जन सिखा दिया था कि NDPAT-FC से NNPAT-FC जाना है। देखिए बाकी सब सेम है, डिफरेंस का है D और N में, डोमेस्टिक और नेशनल में। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के हम क्या कर देंगे, NFIA प्लस कर देंगे, और हमें पता चल जाएगा कि हमारी नेशनल इनकम मेथड के थ्रू कितनी आई। ओके, आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा, बहुत सो सिंपल सो इजी है। लेकिन इस मेथड्स के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अब वो बातें क्या है, फटाफट से देखते हैं। इसे हम प्रिकॉशंस भी कहते हैं, ध्यान रखना, डिफिकल्टीज भी कहते हैं कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो ये दोनों तरीके से आपको बोला जा सकता है। पहला पॉइंट क्या है, देखिए पहला पॉइंट है अवॉइड ट्रांसफर पेमेंट्स एज दे आर अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव सर्विसेज भी आप यहाँ कह सकते हैं। एक्चुअली ये पॉइंट क्या बोल रहा है, कह रहा हम जब इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफर पेमेंट्स को अवॉइड करेंगे, हम ट्रांसफर पेमेंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट्स को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स वन साइडेड पेमेंट होती हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दी तो क्या क्या आता है, इसके अंदर आपकी स्कॉलरशिप आती है, राइट, इसके अंदर आपकी पेंशन आती है, इसके अंदर आपके गिफ्ट्स आते हैं। तो वो चीजें जो आपने जिसके लिए कोई सर्विस नहीं दी, आपने जिसके लिए कोई प्रोडक्टिव काम ही नहीं करा। एक सिंपल सी बात सोचो, नेशनल इनकम में हम वो इनकम क्यों लेंगे जिसके लिए आपने काम ही नहीं किया, क्योंकि उसके लिए कुछ काम ही नहीं हुआ, कुछ गया ही नहीं ना, इकोनॉमी में कुछ आउटफ्लो ही नहीं गया, कुछ फ्लो ही आउट जब इकोनॉमी में नहीं जा रहा तो उसकी इनकम कैसे लेंगे। तो बेसिकली नेशनल इनकम में सिर्फ वो इनकम इंक्लूड होती है जिसके लिए प्रोडक्टिव सर्विस दी गई होती है।
ओके तो बोल रहे कि ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स जो वन साइडेड होती है, वो ट्रांजेक्शन जो वन साइडेड है, जैसे स्कॉलरशिप मिल जाना, उसके लिए आपने कोई काम नहीं करा, पेंशन मिलती है उसके लिए आप कोई काम नहीं कर रहे, काम पहले करते थे, पेंशन बाद में मिलती है, तो पेंशन के लिए आपने कोई काम नहीं करा, ध्यान रखना। गिफ्ट्स, ठीक है ना, ये सारी चीज होगी, तो इनके लिए आपने कोई काम नहीं करा, इसलिए आप इन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, कह रहा है अवॉइड कैपिटल गेन्स। बहुत सारे लोगों को ना आई थिंक ये पता ही नहीं होगा, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ पॉइंट, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग पढ़ पढ़ के बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी बेसिक चीजों का मतलब नहीं पता होते। मेरे साथ पढ़ने का आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी जो आप पढ़ने के बाद भी नहीं जान पाए। देखिए मैंने यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हैं, प्रॉफिट, गेन, सरप्लस। मैं फटाफट से आपको बताती हूँ प्रॉफिट, गेन और सरप्लस। सोचिए तीनों में डिफरेंस क्या है, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 सेकंड का टाइम लो और सोचो तीनों में क्या डिफरेंस है। प्रॉफिट मतलब भी आपको इन प्रॉफिट ही नजर आता है, गेन मतलब भी आपको प्रॉफिट ही नजर आता है, सरप्लस मतलब भी आपको प्रॉफिट ही नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों के मतलब बहुत ही अलग है। प्रॉफिट का मतलब सिंपल होता है, जैसे आपने कोई चीज सेल करी, आपने कोई भी नॉर्मल चीज सेल करी, मतलब वो आइटम कैपिटल आइटम नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, वो आइटम कैपिटल नेचर की आइटम नहीं है। आपने कोई भी आइटम सेल करी और वो आइटम कैपिटल नेचर की नहीं है, यानी वो कैपिटल एसेट नहीं है, तो आपको सेल करके जो भी फायदा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, राइट। लेकिन गेन हमें तब होता है जब हम किसी कैपिटल एसेट को सेल करते हैं, मतलब कैपिटल एसेट पे जब हमें कोई फायदा होता है। फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है आपके पास, या आपके पास कोई बड़ा प्लांट है, राइट, कोई ऐसी चीज है आपके पास, कोई मान लो ऐसी चीज है जिसको आपने सेल करा और सेल करने पर आपको 5 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, या आपको मान लो 50 लाख का फायदा हुआ, तो ये फायदा आपका प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। मशीनरी प्लांट्स के सेल पर होने वाले फायदे को प्रॉफिट नहीं, उसको हमेशा गेन कहते हैं, और ये गेन हमारा कैपिटल गेन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल एसेट्स के सेल करने पर हमें मिला है, और अगर लॉस भी होगा ना तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल लॉस कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सरप्लस की। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता। सरप्लस का मतलब ये होता है कि अगर इस लेवल पे हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इस प्रॉफिट से अबव जो होगा, ये जो एक्सेस पोर्शन है, ये हमारा क्या कहलाता है, सरप्लस कहलाता है। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इन चीजों को लेकर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, कह रहा है जो कैपिटल गेन है वो हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। एज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स और फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब वो क्या बोल रहा है, कह रहा है अगर सेकेंड हैंड गुड्स की सेल करके या किसी फाइनेंशियल एसेट को सेल करके जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, रिमेंबर द वर्ड कैपिटल गेन, तो ऐसा कोई गेन हुआ है तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव है। देखिए आपने कोई प्लांट बेच दिया, आपने कोई मशीनरी बेच दी, उस मशीनरी से कोई प्रोडक्शन नहीं हुई उस टाइम पे, समझ रहे हो, तो आपने जब कोई प्रोडक्टिव काम ही नहीं किया, आपने उठाया और सेल कर दिया, ठीक है ना। जैसे आपके घर का कूलर उठा के आपने सेल कर दिया, या आपके घर पे कोई बड़ी मशीनरी पड़ी उठा के सेल कर दी, तो उसे इकोनॉमी में क्या आया, कुछ भी नहीं। तो ऐसे कैपिटल गेन्स को आप कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे उन्हें। नेक्स्ट आ रहा है, अब आ रहा है इंक्लूड करेंगे। क्या इंक्लूड करेंगे, कह रहे इम्प्यूटेड वैल्यू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इम्प्यूटेड वर्ड का मतलब क्या होता है। इम्प्यूटेड वर्ड का मतलब होता है वो जो है पर दिखता नहीं है। अब आप समझ रहे हैं मेरे को शब्दों को ध्यान से। इंक्लूड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मतलब जिस घर में आप खुद रह रहे हो। He does not pay rent, but he pays rent to himself as inherent manner। अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ क्या है बेसिकली। देखिए नेशनल इनकम में हमेशा वो रेंट तो लिया जाता है जो आपको मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किराए पे घर चढ़ा दिया, आपके घर में 4 फ्लोर है, एक पे आप रह रहे हो, 3 आपने किराए पे दिए हुए हैं, राइट, तो 3 से किराया आ रहा है, तो वो तो आप नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन एक फ्लोर पे जो आप रह रहे हो, जहां पे आपने सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ हो रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसकी भी तो कुछ इनकम होगी, वहां से भी तो कुछ रेंट बनता होगा। रेंट बनता तो है लेकिन हमें मिलता नहीं है, यानी कि बाकी जगह से 15,000 रेंट आ रहा है, वहां है भी और मिल भी रहा है, नेशनल में इंक्लूड हो रहा है। लेकिन जहां आप खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हो, वहां पे आपको रेंट अभी नहीं मिल रहा, लेकिन क्या उसका रेंट नहीं बनता है ना। तो जो चीज है पर दिखती नहीं है,
उसे बोलते हैं इम्प्यूटेड और इनहेरेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो वो सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है उसकी कोई वैल्यू, आप रह रहे हो इसलिए आपको नहीं मिल रही, पर अगर आप नहीं रह रहे होते तब तो मिल रही होती ना। तो आप मान लो कि कोई नहीं रह रहा, आपको वैल्यू मिल रही है और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करके चलेंगे। तो इनहेरेंट वैल्यू जो है वो हाउस की हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम लॉटरी, स्पेकुलेशन, हॉर्स रेसेस अवॉइडेड। कह रहे हैं कि जो इनकम आपको लॉटरी से आ रही है, आपने सट्टा लगाया, स्पेकुलेशन मतलब वो सट्टा लगाते हैं ना, 3 पत्ती खेलते हैं, तो ऐसी जगहों से जो इनकम आ रही है, आप ऐसी इनकम्स को अवॉइड करते हो क्योंकि इसके लिए आप कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दे रहे हो, आप देश की जीडीपी में कोई योगदान नहीं दे रहे हो ऐसी इनकम्स को कमा के, तो इसलिए ऐसी चीजों को भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जब हम नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चंस के साथ अपने आगे के कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि हमें नेशनल इनकम निकालनी है, और नेशनल इनकम निकालने का मतलब होता है NNPHFC, जो कि हमें निकालनी इनकम मेथड से। हमें ये सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं जिसमें कि हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज है, डिविडेंड है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, NFI है, और एक पॉइंट आपको दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसका मतलब डेप्रिसिएशन से है, और आपको दे रखा है NIT। हम अपने मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले मेथड के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमें ये एलिमेंट्स क्या करने हैं, सबसे पहले प्लस करते जाने हैं। एलिमेंट प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें COE चाहिए। क्या आपको यहाँ कहीं COE नजर आ रहा है? नहीं, लेकिन COE की जो सब हेड्स हैं, COE क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, हेड है, मेन हेड है। इसके सब हेड्स में 3 पॉइंट आते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो इन तीनों को प्लस करके हम अपने इस हेड को पूरा कर लेते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर बाप दे रखा है तो बेटे को नहीं लेंगे, बेटा दे रखा है तो बाप के पास नहीं लेंगे, सिंपल सीधी बात। यानी कि अगर आपको मेन हेड दे रखा है तो आपको सब हेड्स पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मेन हेड नहीं दे रखा तो आप इनको प्लस करके अपने इनकम मेथड को पूरा करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास COE नहीं था तो हमने वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को क्या कर लिया, हमने प्लस कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की, जो रेंट और रॉयल्टी की बात करता है, और हमारे पास रेंट हमें दे रखा है, वो भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, प्लस कर लिया है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट की बात, और हमें यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट भी दे रखा है, इंटरेस्ट 150 रुपए है, वो भी हमने यहाँ क्या कर लिया है, प्लस करा है। उसके बाद आ रही है प्रॉफिट की। अब देखिए प्रॉफिट के ना 3 पार्ट होते हैं, यानी कि प्रॉफिट में 3 चीजें आती हैं। एक आता है डिविडेंड, दूसरा आता है कॉर्पोरेट टैक्स, और तीसरा आता है रिटेन्ड अर्निंग। अब सबको तीनों का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये कि डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जब किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलता है तो उसे डिविडेंड कहा जाता है। मैंने फिर से बोलना है एक बार कि जब किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलता है तो उसे डिविडेंड कहा जाता है। प्रॉफिट के हिस्से का मतलब है लाभ का अंश, लाभांश, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो बेसिकली ये वो डिविडेंड होता है। दूसरी चीज क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब क्या कि कंपनी को जो टैक्स पे किया जाता है वो भी प्रॉफिट में से ही पे किया जाता है। आप समझ पा रहे हैं, इस प्रॉफिट के 3 हिस्से इसलिए किए जा रहे हैं कि कंपनी की जब ये प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट के 3 हिस्से करती है। पहला, वो डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को देती है। दूसरा, उसमें से वो कंपनी अपना टैक्स पे करती है सरकार को। और तीसरा, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब ये होता है कि वो रिटेन मतलब रख लेना, अपनी कमाई को संभाल के रख लेना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ के लिए। यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करती है, खर्च नहीं करती, उसको संभाल के रख लेती है ताकि वो फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए उसे आगे क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। तो अगेन वही बात, बाप अगर दे रखा है तो बेटे पे नहीं जाना, बेटा दे रखा है तो बाप पे जाना। यानी अगर हेड्स दे रखा है, मेन हेड दे रखा है तो सब हेड्स पे जाने की जरूरत नहीं है। अब मेन हेड क्या है, प्रॉफिट। तो देखिए आपको प्रॉफिट दे रखा है, और क्या इसका सब हेड्स में से भी कोई प्रेजेंट है, इसके सब हेड्स में से डिविडेंड प्रेजेंट है। तो जब बाप हमें दे रखा है, ये बाप अवेलेबल है यहाँ पे, तो इसको लेने की जरूरत हमें नहीं है। तो हम सिर्फ क्या इंक्लूड करेंगे, प्रॉफिट को, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, मिक्स्ड इनकम।
तो हमें मिक्स इनकम यहाँ पे कहीं दे रखी है, नहीं दे रखी, तो जो नहीं दे रही उसे इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब आप इन सारे एलिमेंट्स को प्लस कर लेते हो तो आपको क्या मिल जाती है, एनडीपीए टैक्स, यानी कि आपकी डोमेस्टिक इनकम आपको मिल गई है। अब इस डोमेस्टिक इनकम को क्या करना है, आपको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना होता है तो आप घर की इनकम में बाहर की इनकम को क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो। तो घर की इनकम पता चल गई हमें, यहाँ तक हमारी घर की इनकम आ गई थी। अब इसमें हम क्या कर देंगे, बाहर की इनकम, बाहर की इनकम क्या ले रहा, एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से इनकम आई है वो कितनी आई है, -30 है हमारे पास, घाटे में जा रहे हैं बिल्कुल। तो ये इनकम हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एनएफआई, बाहर की इनकम को क्या कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, और प्लस करने पे हमें पता चल गया। तो जैसे हम डोमेस्टिक इनकम में बाहर की इनकम को प्लस कर देते हो, हमारी एनएनएफपीए टैक्स यानी कि नेशनल इनकम आ जाएगी। अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा, मैम यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया था उसका तो कोई ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। देखिए डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट तब होता है जब हमें इनकम ग्रॉस नेट देखनी होती है। तो हमारे पास देखिए हमें एनएनपीए टैक्स ही निकालना था, एनडीपीए टैक्स हमारे पास था, तो दोनों नेट में थी इनकम, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसका कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। एनआईटी का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि एनआईटी का ट्रीटमेंट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर होता है, और हमारी दोनों ही इनकम फैक्टर कॉस्ट पे है, तो इसकी भी जरूरत हमें नहीं है। तो इसी तरह क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि हमारी इनकम आ गई डोमेस्टिक, उसमें हमने बाहर की इनकम इंक्लूड कर दी, और हमें हमारी क्या मिल गई, नेशनल इनकम, यानी कि जो आपकी 5120 आएगी एनएनपीए टैक्स, ये आपकी नेशनल इनकम मिल गई आपको। कैसे, ये आपने प्लस करा, ये आपने प्लस करा, यहाँ पे ये प्लस का साइन था, ये चीज माइनस की थी, तो ब्रैकेट के साथ माइनस प्लस माइनस का साइन माइनस हो जाएगा, साइंस चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे -30 आ गया, और ऐसे ही आपकी नेशनल इनकम आ गई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हमेशा बस एक चीज ध्यान रखिए कि जो आपके सब हेड्स रखे हैं आपको वो संभाल के लेने और देख के लेने हैं बस, और आपको सिंपल प्लस करना है और कुछ करना ही नहीं होता। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर वही बोल रही हूँ आपको बात, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, अदरवाइज आप तो खुद समझदार है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम अपना नेक्स्ट मेथड पे बात करेंगे, जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड, ये एक्सपेंडिचर मेथड में से कोई एक होगा। थैंक यू।